राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे अपने, उसमें मर्दा का एक पार्ट हो चुका था, ये दूसरा पार्ट है इसका, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं अपने। ये चादरी अपर्दन पढ़ रहे थे अपने, चादरी अपर्दन। ये कल पढ़ा था बीहड़ भूमि। राजस्थान में बीहड़ भूमि क्या होती है? जब नदी अपने पानी के साथ में मर्दा को ऐसे कटाव डाल देती है और वो कटाव बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है ना, उसको बीहड़ कहते हैं। बीहड़ द्वारा सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? तो जिलों की बात करें तो उसमें कोटा, सवाईमाधोपुर, बूंदी और भरतपुर, ये सबसे ज़्यादा है। इनमें सबसे ज़्यादा होता है तो कोटा में, सवाईमाधोपुर में, बूंदी में और भरतपुर में। कारण चंबल नदी। राजस्थान में बीहड़ भूमि का न्यूनतम प्रभावित जिले कौन से हैं? न्यूनतम, अगर न्यूनतम पूछे तो कौन सा है? बांसवाड़ा है। चादरी अपर्दन, जब वर्षा के समय निर्जन पहाड़ियों की मिट्टी वर्षा जल के साथ बह जाती है। निर्जन पहाड़ियाँ है ना, उनकी मिट्टी है वो वर्षा के पानी के साथ नीचे बह जाती है, जिससे भूमि की ऊपरी परत के उर्वरा तत्व हटकर दूसरी जगह चले जाते हैं। इससे भूमि का आवरण अपर्दन या चादरी अपर्दन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? आवरण अपर्दन या चादर अपर्दन कहते हैं। और ये सर्वाधिक चादरी अपर्दन होता है सिरोही में। सर्वाधिक चादरी अपर्दन कहाँ पर होता है? सिरोही में। इसको अपने याद रख सकते हैं, जैसे चादर है वो कहाँ उड़ते हैं? सिर पे उड़ते हैं ना, तो सिर से सी से सिरोही हो जाएगा और रै से राजसमंद हो जाएगा। चादरी अपर्दन सिरोही राजसमंद में सर्वाधिक होता है। उसके बाद है वायु अपर्दन। पश्चिमी राजस्थान में वायु की गति तेज होने पर मिट्टी एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पर चली जाती है। अंधकार में ऐसा ही होता है, मिट्टी एक जगह से क्या बहुत जगहों से आ जाती है, टिब्बे के टिब्बे बांध देती है, जिससे मिट्टी का कटाव होता है और जिसे वायु अपर्दन या क्षैतिज परत अपर्दन कहते हैं। वायु अपर्दन, क्षैतिज अपर्दन या परत अपर्दन कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति का अभाव होना वायु अपर्दन को तीव्रता प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि अगर वनस्पति होगी नहीं तो जड़ें वगैरह होगी नहीं, तो उससे मिट्टी है वो संगठित नहीं होगी, वो मिट्टी को बांध के नहीं रखेगी। वनस्पति होगी नहीं तो उस कारण से वो रेत खुली होती है, वो हवा से उड़ती रहती है इधर उधर। मरुस्थलीय क्षेत्र में रेत असंगठित होती है, अतः यह आसानी से वायु के साथ स्थानांतरित हो जाती है। राजस्थान का 19.41% भाग है वह वायु अपर्दन की समस्या से ग्रसित है। वायु से कितना? 19.41। वायु से याद रखना आपको 19.41। राजस्थान में वायु अपर्दन से प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिले बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, फड़ौदी, जालोर, सांचौर, जैसलमेर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर और इनके सीमावर्ती क्षेत्र हैं। बोले तो शुष्क और अर्ध शुष्क वाले सारे जिले लगभग इसे प्रभावित होते हैं वायु अपर्दन से। राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपर्दन वाला जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर। सम के दौरे, जैसलमेर वाला सम वाला जैसलमेर। जैसलमेर सर्वाधिक वायु अपर्दन जैसलमेर में होता है। न्यूनतम वायु अपर्दन कहाँ होगा? धौलपुर में, क्योंकि धौलपुर का एरिया ना वो पथरीला है, पत्थरों वाला है, तो वहाँ पे क्या उड़ेगा? कुछ नहीं उड़ेगा। जैसलमेर में रहती रहता वो उड़ती रहती है इधर उधर से। सर्वाधिक वायु अपर्दन वाला माह कौन सा है? जून है। जून में सबसे ज़्यादा आंधियाँ चलती है या हवा चलती है, तो उसके कारण वायु अपर्दन होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपर्दन सूचकांक वाला स्थान जैसलमेर है, 480%। थार मरुस्थल में अति निम्न 1 से 14% वायु अपर्दन सूचकांक वाले स्थान सिक्कर, सांभर, अजमेर, एरिनपुरा। सिक्कर, सांभर, अजमेर, एरिनपुरा। मृदा अपर्दन के कारण क्या क्या हैं? पहला कारण है मानव जनित कारण, मतलब जिसके लिए हम उत्तरदायी हैं। हमारे कुलक्षणों के कारण मृदा अपर्दन होती है मनुष्य की। वनोन्मूलन, पौधे की जड़ें मृदा को बांधे रखकर अपर्दन को रोकती है। टहनियों पत्तियों गिरा करके मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि करते हैं। टहनियाँ और पत्ते गिरा करके मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि करते हैं। वनोन्मूलन, वन है वो। वनों के विनाश से मृदा का अपर्दन होता है, तो अपने तो सबसे पहले काटते हैं, कोई वृक्ष खड़ा हो उसको, तो मृदा अपर्दन कैसे रुकेगा? मृदा का अपर्दन तीव्रता से होता है, इसके कारण पेड़ पौधों की कमी के कारण। अत्यधिक पशुचारण, अत्यधिक पशुचारण, चारागाह क्षेत्र में भेड़ बकरी आदि पशुओं का पालन अधिक होने के कारण ये पशु भूमि की वनस्पति को अंतिम बिंदु तक जड़ सहित निकाल के ले आते हैं। पशु भूखे बेचारे और क्या करेंगे। अत्यधिक पशुचारण है वो भी कहीं ना कहीं इस मृदा अपर्दन के लिए उत्तरदायी है। फिर है झूमिंग कृषि, आदिवासियों द्वारा पहाड़ी ढालों के वनों को काटकर कृषि योग्य बनाया जाता है। पहाड़ी ढाल है ना, पहाड़ियों पर जो ढाले हैं वहाँ पर क्या है, वनों को काटेंगे और वहाँ पर खेती करेंगे। वो काट के जला के साफ कर देते हैं पूरी तरीके से। वनस्पति रहित ऐसी नग्न भूमि में तेजी से अपर्दन होगा, जाहिर सी बात है। अवैज्ञानिक तरीके से कृषि, हम सही तौर तरीके से कृषि उत्पादन नहीं करते, कृषि का नहीं करते, तो उसके कारण भी मृदा अपर्दन होता है। ढाल वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पर समोच्च रेखाओं से समांतर जुताई न करना। जैसे मान लीजिए ये ढाल है, तो अपने क्या करते हैं कि ऐसे बिजाई कर देते हैं,
जैसे ढाल है वैसे, ऐसे नहीं करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए, बिजाई है वो ऐसे करनी चाहिए। तो इससे क्या है कि मृदा का अपरदन है वो कम होगा। और आवरण फसलों का गलत तरीके से बुआई करना और मिट्टी का क्षरण बढ़ाते हैं। गलत तरीके से बुआई करते हैं, उससे क्या है मिट्टी का क्षरण बढ़ जाता है, यानी कि अपरदन बढ़ जाता है। दोषयुक्त फसल चक्रण, भूमि उपयोग में परिवर्तन करना और अत्यधिक सिंचाई करना, ये सब है वो आपके मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी हैं। भौतिक कारण, वो मानवजनित थे, ये भौतिक कारण है। भौतिक कारणों में वर्षा पूर्व मरुस्थलीय तेज अंधड़। भौतिक कारणों में क्या होता है, एक तो कलर चेंज करते हैं इसका, ये वाला ठीक है। बरसात होती है ना, उससे पहले यहाँ पर मरुस्थल में तेज अंधड़ चलता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में यह मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। अंधड़ है वो इधर उधर मिट्टी को इधर उधर पटकता रहता है, जिससे मृदा अपरदन होता है। ग्रीष्म काल में चलने वाली तेज आंधियाँ, ग्रीष्म काल में जो आंधियाँ तेज आंधियाँ चलती हैं ना, उसके कारण भी मृदा अपरदन होता है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण भी मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन से हानियाँ, लाभ तो कुछ होता नहीं है, हानियाँ जरूर होगी इससे। भूमि की उर्वरता एवं कृषि उत्पादकता में कमी होगी। एक तो उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी भूमि की, और एक उत्पादकता भी कम होगी, यानी कि फसल कम होगी, और एक भविष्य में फसल और कम होगी। आकस्मिक बाढ़ों का आना, अचानक बाढ़ आ सकती है। नदियों के तल में बालू के जमा होने से नदी धारा में परिवर्तन होगा। जो नदी का तल है, ये मान लीजिए नदी है, इसमें पहले पानी ठीक ठाक आता था, नीचे तक आता, यहाँ पे मिट्टी भर गई ना, तो ये पानी ज़्यादा होगा तो ये इधर उधर रास्ता भी बदल सकता है, इधर ज़्यादा जाता है इधर भी चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, नदी की धारा में परिवर्तन होगा। गड्ढों के बनने एवं नदियों के किनारे की भूमि के क्षरण होने के कारण खेती योग्य भूमि कम हो जाती है। मरुस्थल का प्रसार होने लगता है। सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है इससे। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं। ढालों की कृषि योग्य भूमि पर खेती को रोका जाए। ढालों की कृषि योग्य भूमि है उस पर खेती को रोका जाए। जो ढाल में कृषि योग्य भूमि है उसके ऊपर खेती को रोका जाए। पशु चराई को नियंत्रित किया जाए। पशु चराई को नियंत्रित किया जाए। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वृक्षों की मेखला बनाकर बालू के टीलों के प्रसार को रोका जाना चाहिए। सूखे और अर्ध शुष्क जो इलाका है उसमें वृक्षों की मेखला, मान लीजिए ये इधर वाली साइड ये आपका शुष्क क्षेत्र है, ये इधर आगे ना बढ़े इसके लिए यहाँ पर क्या है, पेड़ों की ऐसे श्रृंखला बना दो, नज़दीक नज़दीक पेड़ ही पेड़ लगा दो। उससे क्या होगा कि मृदा अपरदन कम होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई को रोककर पहाड़ी ढालों एवं नदियों के किनारे पौधरोपण करना। पहाड़ी ढालों पर पौधरोपण करना और नदियों के किनारे पौधों का रोपण करना। वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकना। फसलों का हेर फेर या फसल चक्र, फसल की जो बार बार चेंजिंग करनी चाहिए, फसल चक्र को अपनाना चाहिए, क्रॉप रोटेशन, जिससे सेम की समस्या उत्पन्न नहीं हो। एक बार मान लीजिए चावल बोलिए तो दूसरी बार कोई और फसल हो, ताकि उस एरिया में पानी कम जाएगा और चावल वाले टाइम ज़्यादा जाएगा, इससे मृदा अपरदन है वो संतुलित रहेगा। वर्षा के बहते जल को गति कम कर उसे रोकने के लिए खेतों में मेड़बंदी करनी चाहिए। खेतों में सीढ़ीदार खेत हैं उनके अंदर मेड़बंदी करनी चाहिए, और बहता जल है उसकी गति कम करने के लिए भी मेड़बंदी करते हैं, ताकि उतना तेज़ बहाव नहीं रहेगा और मृदा उसके साथ नहीं जाएगी नीचे। खेतों में थोड़ी थोड़ी दूर पर छोटे छोटे एनीकट यानी कि चेक डैम बनाने चाहिए। छोटे छोटे एनीकट या चेक डैम बनाए जाने चाहिए। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति है वो घटती है। वही ऐसे मान लीजिए ढाल है तो इसके ऊपर ऐसे बुआई करो, इससे क्या है कि जल की गति है वो घट जाएगी, नीचे आने वाली स्पीड है उसमें बाधा उत्पन्न होगी और वो मृदा अपरदन कम होगा। इससे समोच्च जुताई कहा जाता है। स्थानांतरित या झूमिंग कृषि पर रोक लगाना चाहिए। जो वनों को काट कर जलाकर साफ करके खेती कहते हैं ना, उसको रोकना चाहिए। चारागाहों का विकास करना चाहिए। सामान्य मृदा वह मृदा जिसका पीएच मान 7 से 7.5 के बीच होना चाहिए। ऐसी मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता अधिक रहती है। अम्लीय मिट्टी, इस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय मृदा की उत्पत्ति अधिक वर्षा वाले स्थानों में होती है और इस मृदा में कच्चे जीवांश की अधिकता होती है, जिसे सड़ने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। अम्लीय मिट्टी के समाधान के लिए चूने का प्रयोग करते हैं अपने। चूने के प्रयोग द्वारा अम्लीय मृदा के कणों से हाइड्रोजन आयन बाहर आ जाते हैं। लवणीय व क्षारीय मिट्टी का प्रसार, एल्काइन। क्षारीय मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारीय मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है। चलो ये पीएच वाला लफड़ा सुलटाते हैं पहले। ये मान लीजिए पीएच स्केल है, ठीक है, ये 7वां पॉइंट यहाँ होगा, 0 यहाँ पर, ये 14। ये वाला एरिया ना ये तो होता है उदासीन, यहाँ पे तो कोई कुछ नहीं होता। ये वाला होते हैं ना ये अम्ल होते हैं, 0 से 7 तक अम्ल होते हैं और 7 से 14 तक होते हैं आपके क्षार। इसने कहा है लवणीय क्षारीय मिट्टी जिसका मान पीएच 7 से अधिक होता है। इस 7 से अधिक है ना, ये लवणीय मृदा है वो इसमें पाई जाती है। पीएच मान उसका 7 से 14 के बीच होगा
और जो अम्लीय मृदा है ना उसका मान है वो 7 से कम होगा, इसके बीच पाई जाएगी वो अम्लीय मृदा है। बीच वाली उदासीन कहलाती है। तो लवणीय मृदा है ना उसको क्षारीय, रेह, ऊसर, कलर, थूर, रांकड़, नमकीन मिट्टी, ये इन उपनामों से जाना जाता है उसको। इसमें सोडियम कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि तत्व पाए जाते हैं। इस मिट्टी में लवणीयता की मात्रा अधिक होने के कारण उत्पादन पर्याप्त रूप से नहीं हो पाता है। राजस्थान का पश्चिमी भाग है ना वो लवणीयता से सर्वाधिक ग्रस्त है, सर्वाधिक है लवणीयता की समस्या से ग्रस्त है। राजस्थान में लगभग 7.2 लाख हेक्टेयर भूमि लवणीयता एवं क्षारीयता से प्रभावित है। राजस्थान में जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, नागौर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, टोंक, सिरोही, अलवर, चित्तौड़गढ़ जिलों में यह समस्या है। लवणता की समस्या से निपटने के लिए एक तो जिप्सम और एक गोबर की खाद, इनका प्रयोग करते हैं। लवणरोधी फसलें जैसे बरसीम, बरसीम किसको बोलते हैं, रिज का होता है जो अपने पशुओं के लिए बोलते हैं उसको बरसीम बोलते हैं। चावल, गन्ना की खेती, इन सब खेतियों को करने का सलाह दिया जाता है। जिप्सम का उपयोग, जिप्सम एक क्या है, प्राकृतिक खनिज है। जिप्सम एक प्राकृतिक खनिज है, इसमें 16 से 19% कैल्शियम, 13 से 16% सल्फर होता है। इसका उपयोग क्षारीय भूमि सुधार हेतु पोषक तत्व के रूप में दलहनी, तिलहनी एवं गेहूं की फसलों के रूप में किया जाता है। केंद्रीय परिवर्तित योजनाओं के अंतर्गत किसानों को जिप्सम पर 50% अनुदान भी मिलता है कि आप खेत में जिप्सम डालो, आपको 50% पैसा हम देंगे। तिलहनी, दलहनी, गेहूं फसलों में पोषक तत्व के रूप में 250 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से जिप्सम का उपयोग किया जाता है। 250 किलो प्रति हेक्टेयर में फेंक दो इसको, उससे क्या है कि सुधार हो जाएगा क्षारीय मृदा का। सेम की जलाधिक्य की समस्या, रेतीले मरुस्थल में जमीन के नीचे विशाल चूने पत्थर की चट्टानों का विस्तार है। रेतीले मरुस्थल में जमीन के नीचे विशाल चूने पत्थर की चट्टानों का विस्तार है, जिस कारण नहरों एवं नदियों से रिसने वाला पानी जमीन में अधिक गहराई तक नहीं जा पाता। फलस्वरूप ऐसे स्थानों पर दलदल की समस्या देखने को मिलती है। ये कैसे बन रहा है, जैसे मान लीजिए ये आपकी मिट्टी है ऊपर वाली, इसके नीचे क्या है कि एक चूने की परत पाई जाती है जो पानी को पार नहीं होने देती। नीचे ऊपर यहाँ पे अपने पानी लगाते रहते हैं, वो पानी नीचे नहीं जाता है और यहाँ पर पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ये मिट्टी ये दलदली हो जाती है, कीचड़ सा बन जाता है। कई स्थानों पे तो पानी ऊपर खड़ा रहने लग जाता है, तो वहाँ पर दलदल की समस्या हो जाती है, जिसे सेम या जलाधिक्य की समस्या कहते हैं। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में ज़्यादा सिंचाई है वो केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है। इसके परिणाम स्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता है और मृदा की सबसे ऊपरी परत में नमक जमा हो जाता है, जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ क्षारीय हो जाती हैं। मरुस्थलीय परिदृश्य की पारिस्थितिकी में नहरों द्वारा सिंचाई से महत्वपूर्ण परिवर्तन आ रहा है। गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान के उत्तर पश्चिमी प्रदेश को एक कृषि प्रदेश में बदल दिया है। ये बात सही है इसकी। अगर राजस्थान में गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर नहीं आती ना तो ये पश्चिम में तो कुछ नहीं होता। अत्यधिक सिंचाई एवं पानी के ठहराव ने इस क्षेत्र में सेम की समस्या भी उत्पन्न कर दिया। इंदिरा गांधी नहर के जो आसपास का क्षेत्र है ना वहाँ पर सर्वाधिक सेम की समस्या है। देखो गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर दोनों के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर खूब समस्या है सेम की। नहरों की दृष्टि से सर्वाधिक सेम प्रभावित जिला कौन सा है, हनुमानगढ़ है। द्वितीय स्थान किसका है, गंगानगर का है। पहला हनुमानगढ़, दूसरा गंगानगर। सर्वाधिक सेम प्रभावित गांव कौन सा है, तो बड़ोपल है। बड़ोपल हनुमानगढ़ का एक बड़ोपल, भगवान दास और दईदास, कनवाणी, गंधेली, दौलतावाड़ी, जाखड़ावाड़ी, ये सब सेम से प्रभावित है भयंकर तरीके से। हनुमानगढ़ जिले के टीबी, रावतसर, हनुमानगढ़, पीलीबंगा व श्री गंगानगर के सूरतगढ़ ब्लॉक में 22,851 हेक्टेयर भूमि है वो सेम से ग्रस्त है। सेम की समस्या का समाधान क्या है, अब समस्या हुई है तो इसका समाधान भी होगा कुछ न कुछ। सेम की समस्या को रोकने के लिए सफ़ेदे का वृक्ष देखा आपने, आपके आसपास लगा हुआ होगा, देख लेना कहीं पे मिल जाएगा, जिसे यूकेलिप्टस नाम ही बड़ा अजीब सा इसका। तो इंडिका ऑस्ट्रेलियन पादप है, ये सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ये सफ़ेदा है ना, ये पानी की बहुत ज़्यादा खिंचाई करता है और इसको सेम वाले क्षेत्र में उगाते हैं ताकि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा ये सोख ले और वहाँ पर सेम की समस्या कम हो। सिंचाई के नवीन और वैज्ञानिक तरीकों जैसे बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। खुला पानी लगाते हैं ना, उससे अच्छा है कि बूंद बूंद ड्रिप वाला सिस्टम करो। यहाँ पौधे लगे होते हैं, यहाँ पौधे लगे होते हैं, इस प्रकार तो पानी बूंद बूंद गिरेगा, जिससे ज़्यादा पानी एक तो वेस्टेज नहीं होगी और एक ये जलाधिक्य सेम की समस्या नहीं होगी। नहरों की लाइनिंग करना जिससे नहरों में रिसाव ना हो, उनको पक्का करना। स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति यानी कि फुहारा सिंचाई पद्धति है उसको अपनाना। कृषि जल के अनुचित प्रबंधन को रोकना, कृषि जल का अनुचित प्रबंधन है उसको रोकना, मैनेजमेंट गलत है। इंडो डच निकासी परियोजना, इंडो डच जल निकासी परियोजना है। इंडो डच जल निकासी परियोजना नीदरलैंड के सहयोग से 2003 से हनुमानगढ़ जिले में सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र में चल रही है। इस योजना के तहत यूकेलिप्टस यानी कि सफ़ेदा ही लिख देते इससे अच्छा, नामक पेड़ दलदल को रोकने के लिए लगाए जा रहे हैं।
किसको लगाया जा रहा है? सफ़ेदे को लगाया जा रहा है। भूमि अवनयन या भूमि उर्वरा शक्ति का ह्रास होना। भूमि अवनयन या भूमि की उर्वरा शक्ति ह्रास होना। उपजाऊ भूमि की गुणवत्ता, उपयोगिता, उत्पादकता में कमी आना भूमि अवनयन कहलाता है। इसे भू निम्नीकरण, भूमि की गुणवत्ता में कमी कहा जाता है। भूमि अवनयन प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों से होता है। भूमि अवनयन, मानव तो सबसे आगे रहता है, प्रकृति वाला तो बाद में आएगा। भूमि का अत्यधिक दोहन होने पर प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन करने, उपयुक्त खाद रासायनिक तत्वों के अभाव में भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने लगती है। भूमि की उर्वरा शक्ति है वो कम होने लगती है और वह भूमि धीरे धीरे बंजर हो जाती है। भूमि अवनयन के कारण क्या है? मृदा अपरदन, मृदा में लवणता में वृद्धि, अत्यधिक खनन, वनों की कटाई, मरुस्थलीकरण और अति पशुचारण, ये इसके प्रमुख कारण हैं। विकासात्मक कार्य, विकास के चक्कर में अपने पेड़ फूल सब काट देते हैं, उससे भी भूमि और मतलब रसायन है उद्योगों का, तो वो सब वहाँ भूमि में डालने से भूमि खराब होती है। अधिक सिंचाई है उसके कारण भी भूमि का उर्वरता शक्ति है वो कम हो जाती है या सेम जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। नहरी जल का रिसाव, नहरों से जो पानी रिसता है ना, जैसे इंदिरा गांधी से रिस रहा है, तो उससे भी भूमि अवनयन होता है। शहरी ठोस कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट, उनसे भी भूमि अवनयन होता है। और रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का उपयोग है, इनके कारण तो सर्वाधिक हो रहा है। भूमि संरक्षण, भूमि संरक्षण से तात्पर्य है भूमि की गुणवत्ता में आ रही कमी को रोककर उसे हमेशा के लिए क्या करना? सुरक्षित करना। इस समस्या की रोकथाम के लिए विभिन्न फसलों को चक्रानुसार बोना चाहिए, यानी कि चेंज कर करके, एक बार गन्ना बोया, दूसरी बार कपास, तीसरी बार गेहूँ बो, चौथी बार सरसों, इस तरीके से बदल बदल के वो इसको। जिप्सम, फास्फोरस, गंधक प्राकृतिक पदार्थ के रूप में उड़द का प्रयोग भी फायदेमंद है। जिप्सम, फास्फोरस, गंधक एवं प्राकृतिक पदार्थ के रूप में उड़द का प्रयोग भी फायदेमंद है। उड़द भी बो सकते हैं अपने। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए अपने दलहन की फसलें बोते हैं। दलहन दालें जैसे उड़द हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, ये फसलें बोएंगे ना तो भूमि में नाइट्रोजन है वो पूरी हो जाएगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाओं के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि तो होती है, लेकिन कालांतर में भूमि की गुणवत्ता में कमी हो जाती है। फिर कभी दोबारा फसल नहीं होगी, एक बार तो हो जाएगी। अतः रासायनिक खादों, कीटनाशक दवाइयों का कम उपयोग एवं जैविक खाद का अधिकतम उपयोग, जैविक खाद का हमें अधिकतम उपयोग करना चाहिए। जैसे गोबर की खाद है, केंचुओं से बनाते हैं, वो बड़ी हो गई। मृदा कटाव को रोकना, फसल चक्र, प्रतिभूमि छोड़ना, प्रतिभूमि मतलब कुछ समय के लिए उस पर फसल नहीं बोते हैं, खाली छोड़ देते हैं। दलहन फसलों का उत्पादन आदि के द्वारा मृदा की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं अपने। खरपतवार की समस्या है उसके बाद। खरपतवार की समस्या, मुख्य फसलों के साथ उग आने वाले अवांछित, जिनको हम चाहते नहीं हैं, वो फालतू अनावश्यक पौधे खरपतवार कहलाते हैं। निनाण किसे कहते हैं भाई? निनाण, निनाण खोदी कटामी क्यों है? खेतों में फसलों के बीच उगी खरपतवार को हटाना स्थानीय भाषा में निनाण करना कहते हैं, और अपने खुद ही काटते हैं, उसको निनाण बोलते हैं। मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण का अर्थ क्या है? मृत भूभाग। मरुस्थलीकरण, मृत भूभाग, वह भूभाग जिसमें सतही जल का अभाव हो, जहाँ मिट्टी में जैविक तत्वों एवं नमी का अभाव पाया जाता है, सूखा होता है एकदम। मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा किसी भूभाग में रेगिस्तान, मरुभूमि का निर्माण या विस्तार हो रहा है। मरुस्थल का अर्थ तो होता है मृत भूभाग, जबकि मरुस्थलीकरण उस भूभाग को कहते हैं जहाँ पर मरुस्थल अपने पैर पसार रहा है, बढ़ रहा है। वनों की अनियंत्रित कटाई, पशुधन में अधिकता से भूमि पर जैविक दबाव पड़ने से मरुस्थलीकरण को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। वैज्ञानिकों के अनुमान में 20वीं शताब्दी के अंत तक सहारा मरुस्थल का विस्तार 20% बढ़ गया है। इसी प्रकार थार का मरुस्थल है वो प्रतिवर्ष क्या करता है कि 13,000 एकड़ भूमि, कितनी? 13,000 एकड़ भूमि निकल जाता है, अपने जैसी बना लेता है, मरुस्थल बना लेता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूनेस्को के शोध 4 जून 2013 के अनुसार 20 वर्ष पहले तक राजस्थान के 12 जिले मरुस्थलीय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 5 नए जिले और आ गए। जयपुर, अलवर, अजमेर, राजसमंद, सिरोही और अशोक गहलोत जिवाड़े और आएंगे अभी इसमें नए आंकड़ों के अनुसार। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी के शोध के अनुसार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर था। रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना था? 2 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो वर्तमान में 9,000 वर्ग किलोमीटर और बढ़ गया, तो 2,09,000 वर्ग किलोमीटर हो गया। मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में हो रहा है, एक तो पूर्वी साइड बढ़ रहा है और एक उत्तरी साइड में बढ़ रहा है। वर्तमान में राज्य का लगभग 67% भाग मरुस्थलीकरण की चपेट में आ चुका है। जैसलमेर का नाचना गांव है वो रेगिस्तान प्रसार के लिए जाना जाता है। जैसलमेर का नाचना गांव रेगिस्तान प्रसार के लिए जाना जाता है।
राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के 12 जिलों को मरुस्थलीय माना है। 12 जिलों को। जिलों के पुनर्गठन के बाद 18 जिले मरुस्थलीय हैं। जिलों के पुनर्गठन के बाद 18 जिले मरुस्थलीय हैं। मरुस्थल के सर्वाधिक विस्तार वाले दर्रे कौन से हैं? बीठड़ी, बर और सांबर। इनसे क्या होता है? सर्वाधिक मिट्टी आती है इधर से उधर। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी की स्थापना की गई है। काजरी की स्थापना की गई। मरुस्थल का विस्तार रोकने के लिए, जुगाड़ बनाने के लिए जो भी नई नई योजनाएं चलाता है, कभी कुछ करता है, तो उसके माध्यम से उसको रोकने की कोशिश करता है काजरी। काजरी की विस्तृत व्याख्या कृषि अध्याय में दी गई है। मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण। मानव जनित कारण। भूजल का अंधाधुंध दोहन करना मानव जनित है। मरुस्थलीकरण को बढ़ावा कौन दे रहा है? सबसे पहले तो हम दे रहे हैं, मानव। एक तो भूमि जल का अंधाधुंध दोहन करते हैं, अनियंत्रित पशुचारण करते हैं, उसके कारण भी होता है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करते हैं, उसके कारण भी होता है। और ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन होना एवं नगरीकरण का बढ़ना, भूमि उपयोग में परिवर्तन, जनसंख्या दबाव, इन सब को मरुस्थलीकरण का कारण माना जा रहा है। उसके बाद भौतिक कारण है। भौतिक कारणों में राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण पश्चिमी राजस्थान में वर्षा का न होना या बहुत कम होना, जिससे इस क्षेत्र में बार बार सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है। धूल भरी आंधियों का चलना, मृदा का अत्यधिक अपरदन होना, भूमि में नमी में कमी होना और जलवायु परिवर्तन के कारण। मरुस्थलीकरण को रोकने के उपाय क्या क्या हैं? सिंचाई के साधनों का विकास किया जाए। मरुभूमि के अनुकूल वृक्ष जैसे खेजड़ी, रोहिड़ा, किंकर, चोजवा, फोक, बेर, नीम आदि की खेती को बढ़ावा देना चाहिए। ये मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक होंगे। वायुरोधी वृक्षारोपण पट्टी लगाई जानी चाहिए। इधर से हवा ज़्यादा चल रही है तो यहाँ पर वृक्षों की पट्टी लगा दो, वो उस मिट्टी को रोक के रखेगी, आगे नहीं जाने देगी। पशुओं की चराई को नियंत्रित करना चाहिए, उससे मरुस्थलीकरण कम फैलेगा। लकड़ी और कोयले पर निर्भरता कम करके ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत CNG, LPG और सौर ऊर्जा, इन सब पर डिपेंड होना चाहिए बंदे को। बालू का स्तूपों के स्थिरीकरण के उपाय किए जाए। बालू का स्तूपों के स्थिरीकरण, उनको उस स्थान पर बनाए रखने के लिए, आगे ना बढ़े, उनका उपाय करना चाहिए। भूमिगत जल संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाए सही तरीके से। शुष्क कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। शुष्क कृषि को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर अपने स्प्रिंकलर, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, इनका प्रयोग कर सकते हैं। वनोन्मूलन पर नियंत्रण होना चाहिए। कुछ स्थानों पर मरुस्थलीकरण की समस्या को रोकने के लिए सुबबुल, ल्यूसियाना ल्यूकोसेफला का रोपण किया जा रहा है। सुबबुल नाम का कोई पेड़ पौधा होगा, उसको लगा करके मरुस्थलीकरण की समस्या से निजात पाने की कोशिश की जा रही है। मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन UNCCD का 1994 में पेरिस में गठन किया गया है। इसमें 197 देश शामिल हैं। 14 अक्टूबर 1994 को भारत ने मरुस्थलीकरण रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCCD पर हस्ताक्षर किए हैं। 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस है। 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। WDCD, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, 17 जून 1995 से यह दिवस मनाया जाने लगा। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस की थीम क्या थी 2023 की? मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस की थीम क्या थी इसकी 2023 की? उसकी भूमि उसके अधिकार, हर लैंड हर राइट। 2010 से 20 का दशक है ना, उसको मरुस्थलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में मनाया गया है। मरुस्थलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में मनाया गया है। UNCCD COP 15 और UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 15वां सेशन आइवरी कोस्ट राजधानी अबीदजान में 9 मई से 20 मई 2022 को हुआ है। ये फालतू कचरा है वैसे ही, यहाँ से देखते हैं। 17 जून 2021 को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस पर केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण एटलस का नवीन संस्करण जारी किया है। इसे अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। राज्य में भूमि सुधार कानून। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955। काश्तकार होता है ना, उसको अपने क्या बोलते हैं? पांचिया बोलते हैं। पांचिया से 55, 1955 में आया था ये। 15 अक्टूबर 1955 को। वर्ष 2020 से 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। 15 अक्टूबर 1955 को पांचिया से आप याद रख सकते हैं। काश्तकार से काश्तकारी अधिनियम 15 अक्टूबर 1955 को ये
लागू हुआ था और 15 अक्टूबर 2020 से अपने इस 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस के रूप में मनाते हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कृषि भूमि का सुव्यवस्थित रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य से 23 मई 1956 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पारित किया गया। इसके पारित होने से किसानों को अपनी भूमि पर हक मिलेगा। राजस्थान भूमि सुधार जागीरदारी पुनर्ग्रहण अधिनियम जागीरदारी 52 में और राजस्थान जागीरदारी और विश्वेदारी साथ में आ जाए। विश्वेदारी उन्मूलन 59 में, विश्वेदारी उन्मूलन लिखा हुआ है तो 59 होगा 1959, और जागीरदारी पुनर्ग्रहण है तो 1952 होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ है? जैसलमेर में है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि ये भी जैसलमेर ही है, 54.08% बंजर भूमि है। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम बंजर भूमि कहाँ पर है? हनुमानगढ़, जहाँ पर पानी पुनी अच्छा होगा तो वहाँ पे बंजर कम होगा। राजस्थान में सर्वाधिक प्रति भूमि वाला पर्थ जोधपुर, कुछ समय तो खाली छोड़ देते हैं उसको प्रति भूमि कहते हैं, और राजस्थान में सर्वाधिक प्रति भूमि जोधपुर। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय है इसका जयपुर और सीकर में। भू संरक्षण बोर्ड जयपुर और सीकर। अपने कहाँ जाएंगे? भू संरक्षण बोर्ड जाएंगे तो राजस्थान में कहते हैं ना भू संरक्षण बोर्ड झांसी, जयपुर सीकर। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड झांसी, जयपुर और सीकर। राजस्थान के सभी जिलों में कुल 113 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित है। 101 तो स्थिर है, 12 भ्रमणशील है, यानी कि ये वैन वगैरह इधर उधर चलती रहती है। राजस्थान में पहली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर, जहाँ पर अपना हाईकोर्ट है, 1958 में स्थापित की गई थी। भारत सरकार की सहायता से स्थापित है ये। राजस्थान की दूसरी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है वो जयपुर में, जहाँ पर हाईकोर्ट की खंडपीठ है, वहाँ पर मिट्टी परीक्षण की दूसरी प्रयोगशाला, जहाँ पर हाईकोर्ट खुद है वहाँ पर मिट्टी परीक्षण की पहली प्रयोगशाला। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई थी। ये योजना किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ की गई थी 19 फरवरी 2015 से। इस योजना में केंद्र का तो 75%, मोदी जी आए हैं तो केंद्र से तो ज़्यादा ही लेंगे, वसूली करेंगे पूरी। फिर राज्य का 25%, तो राज्य का कम है, केंद्र का ज़्यादा है, 25-75 का अनुपात में चलता है ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसका ध्येय वाक्य क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। इस योजना में खेतों से मिट्टी के नमूने क्या है संग्रहित करेंगे, उनका विश्लेषण कर सॉइल हेल्थ कार्ड, उनका कार्ड बना देंगे। उसमें बता देंगे कि किस तत्व की कमी है, किस तत्व कौन सा तत्व ज़्यादा है, आपको क्या डालना चाहिए, वो सब चीज़ें उसमें लिख के देंगे। इस कार्ड का प्रति 2 वर्ष पर नवीनीकरण होता है, प्रति 2 वर्ष बाद बताते हैं कि अपडेट करते हैं उसको। योजना का उद्देश्य मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता जांच करने, किसानों को उनके खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों के बारे में उचित मात्रा की जानकारी देना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। मृदा के गुण एवं पोषक तत्व, मिट्टी के पीएच मान के आधार पर उसकी अम्लीयता क्षारीयता का पता लगाया जाता है। मृदा के पोषक तत्व कौन कौन से? एक तो जैविक कार्बन, फास्फोरस, पोटास, ये मुख्य पोषक तत्व हैं। उसके बाद द्वितीयक में कौन कौन से आते हैं, या सूक्ष्म पोषक तत्व आ जाए तो कौन कौन से हैं? सल्फर, जस्ता, लोहा, तांबा, मैग्नीज, बोरोन, ये आपके द्वितीयक हैं। राजस्थान में बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड, राजस्थान में बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड राज्य की बंजर भूमि और चारागाहों को विकसित करने के उद्देश्य से 22 दिसंबर 2016 से राजस्थान बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड के नाम से पुनर्गठित किया गया। इसको कब? 2016 में। पुनर्गठित बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड का पुनर्गठन 11 फरवरी 2022 को किया गया। राज्य के 8 जिलों कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर ITC एवं FES के समन्वय से इन जिलों में गठित त्रिस्तरीय बंजर भूमि चारागाह विकास समिति के सदस्यों एवं संबंधित भागीदारों की क्षमता अभिवर्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्धारण किया जा रहा है। ईशा फाउंडेशन के साथ क्या किया गया है? MOU बोले तो समझौता। राजस्थान में उपजाऊ मिट्टी के मरुस्थलीकरण को रोककर उलटकर मिट्टी को बचाने की पहल के लिए ईशा फाउंडेशन के साथ कृषि विभाग राजस्थान ने यह समझौता किया है। ईशा फाउंडेशन के साथ इस समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान देश का दूसरा राज्य है। अपनी मिट्टी पलटेंगे किससे? एक डिस नाम का एक यंत्र होता है कृषि का, जो मिट्टी को पलटने के काम आता है। डिस मारते हैं ना अपने खेतों में, तो वो मिट्टी को पलट देता है। अपने याद रखेंगे डिस से दूसरा, इसमें डिस में दया आ रहा है और इधर दूसरे में दया आ रहा है, तो राज्य दूसरा स्थान पर है इसमें ईशा फाउंडेशन के साथ। ईशा यूज डिश।
भूमि से संबंधित शब्दावली। बीड़ भूमि, नदी नालों के पास की भूमि बीड़ भूमि कहलाती है। अपने कहते हैं ना, जहाँ पानी चलता है वहाँ पर बीड़ मच जाता है घास का, तो बीड़ भूमि नदी नालों के आसपास की भूमि। पानी कहाँ चलता है? नदी नालों में। फिर माल भूमि, काली उपजाऊ भूमि है वो माल भूमि कहलाती है। काली उपजाऊ भूमि है, उसमें फसल होती है, यानी कि माल अच्छा होता है, तो माल भूमि कहते हैं। फिर हकत माल, हकत माल, जोती जाने वाली भूमि। हकत है से आप, और इधर जोतने, खेत को किससे जोते हैं? हल से जोते हैं। हल में है आ रहा है, इधर हकत माल में है आ रहा है, तो हकत माल हल से जोती जाने वाली भूमि। पीवल भूमि, तालाबों, कुओं एवं सिंचित भूमि को स्थानीय भाषा में पीवल भूमि कहते हैं। तो पीवल भूमि है, इसको कैसे याद रखेंगे? तालाब एवं कुओं से अपने खेत में पानी लगाते हैं ना, तो वो डीजल बहुत लगता है। डीजल अपने क्या बोलते हैं? डीजल पीता ही है, बहुत भयंकर तरीके से डीजल पीता है, तो डीजल पीवे। डीजल वाली यानी कि कुओं से सिंचित भूमि है, उसको पीवल भूमि भी कहते हैं। तलाई भूमि, तालाब के पेटे की भूमि जिसमें बिना सिंचाई फसल होती है। तय से तलाई और तय से तालाब, याद रख सकते हैं इसको आसानी से। फिर चाही भूमि किसे कहते हैं? राजस्व की दृष्टि से सिंचित भूमि। अगर राजस्व का नाम लिया है तो हमें तो सबसे पहले पटवारी याद आएगा। कौन याद आएगा? पटवारी। और पटवारी चाहेगा वो भूमि राजस्व के एरिया में आएगी। तो चाही भूमि राजस्व की दृष्टि से कुएं द्वारा सिंचित भूमि। वो चाहेगा कि ये कुएं की है तो वो कुएं की है, और वो चाहे कि ये नहर की है, इसका आपको मुआवजा या वो एक राशि भरवाते हैं, मामला नाम की राशि होती है, वो भरना पड़ेगा। अगर नहर से सिंचित होती है तो वो मामला राशि भरनी पड़ती है। तो पटवारी जी चाहेंगे कि ये कुएं वाली भूमि आपका मामला न भरना पड़े, तो वो चाही भूमि। मगरा भूमि, पहाड़ी क्षेत्र की भूमि मगरा भूमि कहलाती है। बरानी भूमि, जिस पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो। असिंचित भूमि जो वर्षा पर निर्भर हो उसे बरानी भूमि कहते हैं। बंजर या बंजर भूमि, वह बेकार भूमि जिसे कृषि योग्य भूमि में नहीं बदला जा सकता, उसे बंजर भूमि कहते हैं। ऊंचे पर्वत, पथरीली भूमि, दलदल भूमि आदि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, बेकार पड़ी हुई वह भूमि जिसे कृषि योग्य क्षेत्र में बदला जा सकता है। बंजर तो वो बेकार भूमि है जहाँ पर कृषि हो ही नहीं सकती, कृषि भूमि में अपने बदल ही नहीं सकते, लेकिन कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है ना, उसको अपने बदल सकते हैं। फिर है चारागाह या चरणोत भूमि। चारागाह या चरणोत भूमि, वह सार्वजनिक भूमि जो पशुओं को चरने या चारा उगाने के लिए छोड़ी जाती है। चारागाह या चरणोत, वह सार्वजनिक भूमि जो पशुओं के चरने या फिर उनके लिए जो चारा उगाते हैं ना, उसके लिए छोड़ी जाती है। उद्यान भूमि, वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं, वो उद्यान भूमि। पड़ती भूमि या पड़त भूमि, ऐसी भूमि जो कृषि योग्य तो है लेकिन किसी कारणवश उस पर कृषि नहीं की जा रही है, खाली छोड़ देते हैं। पड़ती पड़ी है बस, पड़ती पड़ी है बस, तो जो पड़ी रहती है ना खाली, उसको पड़ती भूमि कहते हैं। वर्तमान पड़ती भूमि, भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ी गई भूमि को वर्तमान पड़ती भूमि कहते हैं। जानबूझकर पड़ी है ना, वो वर्तमान पड़ती भूमि है। पुरानी पड़ती भूमि, यदि किसी भूमि पर 5 वर्ष तक खेती नहीं की जाती है तो उसे पुरानी पड़ती भूमि कहते हैं। बणी या बणी, सरकार द्वारा ईंधन पशु चराई के लिए छोड़ी गई भूमि को स्थानीय भाषा में बणी या बणी कहते हैं। ये तो बनी पशु चराई और लकड़ी के लिए, ये भूमि तो बनी पशु चराई और लकड़ी के लिए, तो बनी भूमि पशु चराई और लकड़ी के लिए। डहरी, प्राकृतिक रूप से बाढ़ के पानी से सिंचित। अपने ऐसे नीचा सा एरिया होता है उसको डेर बोलते हैं, डेर। और प्राकृतिक रूप से बाढ़ आएगी तो पानी सबसे पहले कहाँ जाएगा? डहर में जाएगा। चिकनोट, कठोर चिकनी उपजाऊ मिट्टी है उसको चिकनोट कहते हैं। मटियार, चिकनी मिट्टी जिसमें कुछ बालू मिट्टी मिली होती है उसे मटियार मिट्टी कहते हैं। वन भूमि, वह भूभाग है जो प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ हो, वन भूमि कहलाता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, ये सब इसी में है। कृषि भूमि, वह भूमि जिस पर मानव द्वारा फसलें उगाई जाती है उसे कृषि भूमि कहते हैं। पड़ों, तालाब खड्डों में पानी सूख जाने के बाद ऊपर जमी हुई उपजाऊ मिट्टी की परत, उसे पड़ों कहते हैं। जो पपड़ी सी जम जाती है ना, वो टूटने के बाद वो पड़ा ही कहलाता है। रेह है, मिट्टी के ऊपर सफ़ेद लवणीय बालू जम जाती है, उस मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेह कहते हैं। अमीन, अमीन भू राजस्व निर्धारण करने वाला कर्मचारी है, वो अमीन होता है। अमीन के लास्ट में देखो नय आ रहा है, तो नय से क्या है? निर्धारण करने वाला कर्मचारी। अमीन होता है नय से निर्धारण करने वाला कर्मचारी। और अमील कौन होता है? मालगुजारी या भू राजस्व वसूल करने वाला। अमील लय आ रहा है ना लास्ट में, मतलब ये लेके आएगा, माल या पैसा भू राजस्व है वो लेके जाएगा। अमील तो होगा भू राजस्व वसूल करने वाला, लेके जाने वाला। अमीन होता है निर्धारण करने वाला। बीघा, जमीन का एक माप जो 1 एकड़ के 5/8 भाग के बराबर होता है,
या 20 के बराबर होता है उसे बीघा कहते हैं। पेशवेदार भूस्वामी या जमींदार होता है उसको विश्वेदार कहते हैं। मालगुजारी रियासती काल में लिया जाने वाला भू राजस्व या लगान है, उसे मालगुजारी कहते हैं। बिघोरी प्रति बीघा लिया जाने वाला कर बिघोरी कहलाता है। चक किसे कहते हैं? चक जमीन का एक भाग होता है, उसे चक बोलते हैं। गिरदावरी एक नक्शा खेत या जमीन की सीमा को प्रदर्शित करता है, कृषि उपज का विवरण भी दिया होता है उसमें, उसे गिरदावरी कहते हैं। खसरा खेत का वो रजिस्टर जिसमें खेत के बारे में आवश्यक सारी सूचनाएं होती है, उसे खसरा कहते हैं। ये 2-3 आगे वाले पेज पे चले गए थे, वापस लाए इनको। खुद काश्त वह कृषि जो स्वयं भूस्वामी द्वारा काश्त किया जाता है। अपने करते हैं ना, जैसे अपने खेत को खुद ही बा करके और उसमें कृषि उत्पादन करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं, वो खुद काश्त होता है। चड़स चमड़े की बाल्टी या डोल, पुराने समय में कुओं से पानी निकालने के लिए काम आता था चड़स। लाव सन का मोटा रस्सा, चड़स को कुएं में से खींचा जाता है। चड़स तो क्या होता है, ऐसे बैग सा होता था पानी के लिए, और उसको खींचने के लिए एक रस्सा होता था, मोटा रस्सा, उसको क्या बोलते थे? लाव बोलते थे। ये काम की बात आ गई है आपके। देखो सब्सक्राइब किए हुए कितने हैं? 91%। और ये बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं 91%, और सब्सक्राइब किए हुए मात्र 8.9% है। तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा आपको। कल वाले प्रश्न का उत्तर है, राजस्थान में शीतकाल में जमने वाली एकमात्र झील कौन सी है? वो नक्की झील थी, नक्की झील थी। इसका उत्तर कमेंट में आपने किसी ने बताया नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। फिर है इसकी जो क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम मिल जाएगी, इस नाम से सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको ये।